everyone and welcome back to my channel. In today's video, we will discuss the essential elements of a valid contract. The definition of contract is given in section 2 subsection H of Indian Contract Act 1872. This is important to remember that in this section the definition of contract is given, that is section 2 subsection H of Indian Contract Act 1872. Now what the definition says is a contract is an agreement which is enforceable by law. So we can say that contract equals to agreement plus legal obligation. Okay. What is an agreement? So agreement is when one person makes an offer or gives an offer to the other person and the other person accepts the offer, then the agreement is made. तो कह सकते हैं कि agreement is offer plus acceptance. अब legal obligation क्या है? So legal obligation is when the parties are entering in agreement, so there must be some intention to create a legal relationship. ठीक है, अगर if agreement is not backed by some legal obligation, then it will not be a contract. ठीक है, तो ये होना बहुत ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए इन एन अग्रीमेंट. अगर लीगल ऑब्लिगेशन या द अग्रीमेंट इज नॉट backed by some legal consequences, then it is not a contract. Okay, so now we will discuss what are the essential elements of a valid contract. The very first element is two parties. किसी भी अग्रीमेंट किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए दो पार्टीज होना ज़रूरी है. सिंगल पार्टी विल नॉट बी एबल टू कॉन्ट्रैक्ट. ओके, अपने में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता है. ठीक है, तो दो पार्टीज का होना ज़रूरी है. सेकंड इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. ठीक है, दो पार्टीज होंगी, ए एंड बी मान लेते हैं. ठीक, ए ऑफर देगी बी को एंड बी अपना कंसेंट देगा, एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा. ठीक है, तो जब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होगा तभी क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, यानी कि ऑफर एक्सेप्टेंस क्या बनेगा, अग्रीमेंट. ठीक है. द थर्ड इज intention to create legal relation. Suppose there are two parties A and B. ठीक है, A invites B on a dinner. ठीक है, डिनर पे इनवाइट करता है B को, but B due to some personal reasons is not able to attend the dinner. तो उस केस पे A B को स्यू कर सकता है, क्या उस पर केस कर सकता है कि वो उसके डिनर पे नहीं आया और जो भी उसने खाना वाना बनाया था वो सब वेस्ट हुआ. सो नहीं कर सकता है. ठीक है, क्यों? बिकॉज जो ये कॉन्ट्रैक्ट जो भी इन दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ था, कह सकते हो भी उसने बुलाया उसको, उसने कहा ठीक है मैं आऊँगा, तो एग्रीमेंट हुआ. ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पे इन दोनों की इंटेंशन थी लीगल रिलेशन बनाने की एट द टाइम ऑफ मेकिंग द अग्रीमेंट? तो नहीं थी. ठीक है, ऐसे जो भी अग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दे आर सोशल नेचर, डोमेस्टिक नेचर के. ठीक है, तो इस केस में ए बी को स्यू नहीं कर सकता अगर बी उसके यहाँ डिनर पे नहीं आता है. ठीक है,
क्योंकि एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू एन अग्रीमेंट द पार्टीज वर नॉट हैविंग एनी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। ठीक है, ये डोमेस्टिक नेचर के कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसे ये केस है बैल्फर वर्सेस बैल्फर। इसमें क्या होता है, ए एंड बी दो पार्टीज होती हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। सो ये दोनों इंग्लैंड जाते हैं ऑन अ हॉलीडे। ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम्स हस्बैंड वापस अपनी सिटी लौट आता है, बट जो उसकी वाइफ होती है वो वापस नहीं आ पाती ड्यू टू सम हेल्थ रीजंस, तो वो वहीं पे रह जाती है। तो हस्बैंड अपनी वाइफ को प्रॉमिस करता है कि वो हर महीने उसको 50 पाउंड्स सेंड करेगा, ठीक है, फॉर हर एक्सपेंसेस। बट फॉर सम रीजंस वो एक मंथ नहीं भेज पाता है अपनी वाइफ को जो भी वो प्रॉमिस करता है मनी सेंड करने का। तो उस केस में उसकी वाइफ उसको कोर्ट में स्यू करने जाती है। तो कोर्ट केस को डिसमिस कर देता है ऑन द ग्राउंड्स दैट द पार्टीज एट द टाइम ऑफ एंट्रिंग इनटू एन अग्रीमेंट did not had any intention to create the legal relation. Okay, so I hope this point is clear. The fourth point is lawful consideration. So lawful consideration says that the two parties must get something in return. ठीक है, दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में अगर एंटर करती हैं तो दोनों को कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलना चाहिए। ठीक है, suppose there are two parties A and B. A sells goods to B and in return B gives 10,000 money. ठीक है, तो इसको ये उसको गुड्स दे रहा है तो उसका कंसिडरेशन गुड्स हो गया, और B उसको मनी दे रहा है तो A के लिए मनी कंसिडरेशन हो गया। तो बोथ द पार्टीज आर गेटिंग समथिंग। अब ज़रूरी नहीं है कि हर केस में मनी हो, ठीक है, इट कैन बी इन काइंड ऑल्सो। सपोज A is a CA, ठीक है, and B is a suppose teacher. इनके जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल था वो A ने कर दिया। ठीक है, इन रिटर्न B ने उनको उनकी फ़ीस ना पे करने की बजाय क्या किया, इनके बेटे को एक मंथ ट्यूशन पढ़ाया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कैश इन्वॉल्व नहीं था, इन्होंने इनका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, इन्होंने उनके बेटे को एक महीने पढ़ा दिया। तो बोथ द पार्टीज आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न, सो देयर मस्ट बी सम लॉफुल कंसिडरेशन फ्रॉम बोथ द पार्टीज। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कैपेसिटी ऑफ parties, which says that the person should be of majority age, यानी कि 18 साल से ऊपर, sound mind, यानी कि he should not be he should be in a state of mind in which he is able to think, okay, यानी कि वो सोचने समझने की क्षमता रखता हो। ठीक, and the third is not disqualified by the court. यानी कि in the court of law he is not any criminal. ठीक है, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में ना इन्वॉल्व हो, अदरवाइज ही विल नॉट बी अलाउड टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी कि ये तीन चीज़ें होना ज़रूरी है to enter into to be a capable party to enter into a contract. Okay, then the next is free consent, which means that both the parties in the contract are agreeing on the same thing in the same manner. ठीक है, दोनों जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, एक मतलब जो ए समझ रहा है कि लाइक वही बी उसको एज इट इज़ समझ रहा है। ठीक है, जैसे सपोज ए के दो घर हैं, ठीक है, और वो बोलता है बी को आई विल सेल माई हाउस
to you, and B also knows that A is having 2 houses, ठीक है. बट A कौन सा बेच रहा है? सपोज हाउस विच इज़ इन आगरा, ठीक है. एक घर आगरा में और एक है जयपुर में, ठीक है. A बेच रहा है आगरा वाला और B को लग रहा है कि वो जयपुर वाला घर बेच रहा है. तो यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट मैटर पे इन लोग का कन्फ्यूजन है, ठीक है. उसको लगता है कि मतलब उसको ये पता है कि वो आगरा वाला घर बेचेगा, बट B को लग रहा है कि वो, तो इस केस में मतलब जहाँ पे दोनों को कन्फ्यूजन है कॉन्ट्रैक्ट को लेके, देन देयर कंसेंट इज़ नॉट सेड टू बी फ्री. फिर 5 चीज़ों का ध्यान रखना है कि इफ़ द कंसेंट ऑफ द पार्टी इज इंड्यूस्ड बाय एनी ऑफ दीज 5, विच इज़ coercion, undue influence, then fraud, misrepresentation, mistake, then the consent is not said to be free, ठीक है. तो अगर ये 5 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं तो यानी कि आपका कंसेंट फ्री नहीं है, आपका कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होगा, ठीक है. ये सारी चीज़ें आपको आगे के वीडियोस में हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये फुल एक चैप्टर है फ्री कंसेंट, ठीक है. बट फॉर द टाइम बीइंग लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज़ लॉफुल ऑब्जेक्ट. देन यानी कि the object of the contract should be lawful, which is not opposed to any public policy, and which does not hurt any person, ठीक है. कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जिससे किसी को नुकसान पहुंच रहा हो, या वो इन द आइज ऑफ लॉ गलत नहीं होना चाहिए, या वो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए. अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो आपका वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट होगा एंड द कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी वैलिड. सपोज मिस्टर ए है एंड ही इज़ अ लैंडलॉर्ड, और वो अपना घर देते हैं रेंट पे टू सम पर्सन हु इज़ इन्वॉल्व इन सम इलीगल एक्टिविटी, ठीक है. मिस्टर ए नोज दैट ही इज़ इन्वॉल्व इन दैट द पर्सन टू हुम ही इज़ रेंटिंग द हाउस इज़ इन्वॉल्व इन सम इलीगल एक्टिविटी. तो उस केस में अगर वो रेंट मतलब अगर वो कोर्ट में जाते हैं और स्यू करते हैं टेनेंट को टू रिकवर द रेंट, सो इन दैट केस he will not get the rent because the object of the contract was illegal, ठीक है. Now the next point is writing and registration, ठीक है. written form में होना चाहिए and registered होना चाहिए, ठीक है. Then the next is certainty. There should not be ground for any confusion, ठीक है. Suppose Mr. A says to B, I will sell you 10 liters of oil for rupees 500, okay. अब यहाँ पे confusion हो सकती है कि which type of oil he is selling. भाई vegetable oil है या फिर, तो वो कहता है कि 10 liters of oil sell करेगा B को, but which type of oil दैट इज़ नॉट क्लियर इन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. तो यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन नहीं होते हैं, यहाँ पे एम्बिग्विटी और कन्फ्यूजन इन्वॉल्व होती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड नहीं माने जाएंगे, ठीक है. नाउ द लास्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी एबल टू परफॉर्म. सपोज एक मजिशियन कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट करता है और बोलता है कि आई विल डिस्कवर द ट्रेजर. एक कॉन्ट्रैक्ट है कि ही विल डिस्कवर द ट्रेजर बाय मैजिक, ठीक है. तो क्या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होंगे? नहीं, बिकॉज ये पॉसिबल ही नहीं है ना. आप मैजिक से कोई खजाना या ये सब लाना, इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस शुड बी देयर, अदरवाइज द कॉन्ट्रैक्ट विल बी इनवैलिड, ठीक है. सो दीज आर द 10 एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. नाउ सपोज अगर सब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन आता है, देन आपको स्ट्रेट अवे
पूछ लिया जाएगा व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. बट अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें सो द क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड एज सपोज द टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, वन इज असर्शन एंड द अदर इज रीजनिंग. पहला स्टेटमेंट है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन ऑलवेज वैलिड एंड the reason is all contracts are agreement but all agreements are not contract. तो अब पूछ लिया जाएगा कि जैसे चार ऑप्शंस होंगे, both are true but R is not the correct explanation of A, या both are true, both are statements are the true and R is the correct explanation of A, both are false, या फिर A is false and R is true. So in this case the fourth option will be correct, which is that अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन ऑलवेज वैलिड. तो अभी मैंने बताया कि अग्रीमेंट में कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, अगर नहीं है तो वो वैलिड नहीं होगा. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो खुद ब खुद गलत हो जाएगा. ठीक. ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. मैंने बताया था कि अग्रीमेंट में अगर लीगल ऑब्लिगेशन होता है, अगर पार्टीज लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं, इंटेंशन होता है, तो उस केस में वो अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं. ठीक है, इसी वजह से कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होते हैं बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, अगर अग्रीमेंट में देयर इज नो इंटेंशन बिटवीन द पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशन देन इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. सो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सो द करेक्ट ऑप्शन इज द लास्ट वन, विच इज द फर्स्ट असर्शन इज फॉल्स and the reason, that is second statement, is true. Now the other question can be that there are 4 options given to you and you have to arrange in the correct order. The options are offer, acceptance, breach of contract and contract. So the correct order will be offer, acceptance. ठीक है, ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस होगा, देन कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और फिर बाद में ही आप उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर सकते हो. ठीक है, जब दोनों ड्यूटीज अपनी दो पार्टीज अगर कोई भी अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेगी देन इट विल बी अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, देन क्वेश्चन कैन बी एन अग्रीमेंट फॉर एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉमिस, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस. सो सिंपल डेफिनेशन है ये, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन H में दी हुई है, दैट एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट. देन द अदर लास्ट वन इज डैश इज एक्ट ऑफ गिविंग कंसेंट टू प्रपोजल. सो क्या होता है, एक्सेप्टेंस इज द एक्ट ऑफ गिविंग कंसेंट टू द प्रपोजल. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन योर MCQs. I hope this topic is clear to you. Do like, share and subscribe to my channel. Till then, take care.